हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी योद्धा सीरीज़ में देखने वाले हैं पॉलिटी की 4th क्लास, जो कि होने वाली है संघ और राज्य क्षेत्र और नागरिकता के ऊपर। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला टॉपिक आता है हमारा संघ और उसके राज्य क्षेत्र, और इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमसे पूछा गया है। भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है? तो ये किस प्रकार से किया गया है कि यह एक राज्यों का संघ है। इसमें बहुत सारे राज्य एक साथ मिलकर रहते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है, तो यह एक राज्यों का संघ है। अगला है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया? तो ये 1953 में किया गया था, 1953 में। तो आप याद रखेंगे कि जो आंध्र प्रदेश है वो एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया? तो 1953 में किया गया। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो ये किसको प्राप्त है? ये संसद को प्राप्त है। तो आप इसे याद रखेंगे कि किसी भी राज्य का नाम बदलना या फिर उसके नाम में परिवर्तन करना ये संसद के हाथों में होता है। अगला आता है हमारा क्वेश्चन, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना जो है विलंबित था, मतलब कि वहाँ पे आप शामिल नहीं हो सकते। तो ये कौन कौन से राज्य थे? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर था। तो आप इसे याद रखेंगे कि अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी इन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना जो है वो निलंबित था, मतलब बैन था। तो ये कौन सा राज्य था? ये जूनागढ़ था, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, 500 से अधिक रजवाड़ों या फिर देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप इनका नाम याद रखेंगे कि 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय होने के लिए कौन सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो आप इसे याद रखेंगे कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया था 1956 में। अगला क्वेश्चन आता है, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? जिसे भाषा के आधार पर गठित करके पहला राज्य बनाया गया था, ये कौन सा राज्य था? तो ये था आंध्र प्रदेश। तो आप इसे याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश जो है वो पहला राज्य बना जो कि भाषा के आधार पर बना था। अगला है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है वो किस वर्ष किया गया? जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसका गठन किस वर्ष हुआ? तो ये 1953 में हुआ था, 1953 में हुआ था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1953 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो ये किया गया था 1962 में, 1962 में किया गया था। पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो 1962 में किया गया था। अगला है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 14 और 5। तो आप इसे याद रखेंगे कि राज्यों की संख्या थी 14 और के जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनकी संख्या थी 5। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो आप इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, क्योंकि वर्तमान में इस समय 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये पुराने टाइम का क्वेश्चन है, इसमें इसलिए थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, पर आप इसे याद रखेंगे कि अभी फिलहाल कुछ साल पहले जब जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया था, तब भारत में जो है वो 28 राज्य हो गए थे और जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वो 8 हो गई थी। तो आप इसे याद रखेंगे इस समय कि जो 2024 का टाइम पीरियड चल रहा है इसमें भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला है, किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो वो कौन सा ईयर था जब सिक्किम को राज्य का एक दर्जा दिया गया? तो 1975 था, 1975 था जब सिक्किम को एक राज्य का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य कौन सा था? तो ये झारखंड था। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारतीय संघ में सम्मिलित जो 28वां राज्य था वो झारखंड था। अगला है हमारा क्वेश्चन, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो ये 15 नवंबर 2000 को हुआ था। तो आप इसे याद रखेंगे कि 28वां राज्य जो है वो झारखंड था और इस झारखंड का जो गठन है वो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे कैसे राज्य का दर्जा दिया था? तो विशेष वर्ग का राज्य दिया था। जब ये उत्तराखंड बना था तब की बात हो रही है कि इसे कैसा राज्य माना जाता था? तो इसे विशेष वर्ग का राज्य माना जाता था, पर फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है। ये उत्तराखंड भी एक नॉर्मल स्टेट की तरह हो गया है, जैसे हमारे यूपी, पंजाब, बिहार हैं, इसी तरह उत्तराखंड को भी माना जाता है। अब उसमें से ये विशेष वर्ग जो है वो हट गया है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है क्या राज्यों का संघ है? तो आप इसे याद रखेंगे कि संविधान के पहले अनुच्छेद में ये बताया गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया? तो ये 1956 में पूरा किया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब किया गया था? तो 1956 में किया गया था। अगला है, हरियाणा राज्य कब बना? तो ये 1 नवंबर 1966 को राज्य बना था। ये कौन सा राज्य था? तो हरियाणा था। तो आप इसे याद रखेंगे कि हरियाणा राज्य कब बना? तो 1 नवंबर 1966 को ये राज्य बना था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, नागरिकता। तो
अगला टॉपिक आता है दोस्तों हमारा नागरिकता, जिसे सिटीजनशिप भी कहा जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो ये संविधान जो है वो एकल नागरिकता प्रदान करता है। मतलब अगर एक बार आप भारत के निवासी हो गए तो आप दूसरे किसी देश के निवासी नहीं बन सकते, वहाँ की नागरिकता नहीं ले सकते। अगर आप वहाँ की नागरिकता लेते हैं तो आपको भारत की नागरिकता जो है वो छोड़नी पड़ेगी। तो इसी तरह होता है हमारा एकल नागरिकता। तो अगर आप भारत के निवासी हैं, अगर आप दूसरी की नागरिकता लेना चाहते हैं तो आपको भारत की नागरिकता जो है वो छोड़नी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 11। तो इसमें बताया गया है कि नागरिकता के संबंध में किस टाइप के कानून जो है वो बनते हैं। तो आप याद रखेंगे कि नागरिकता के संबंध में कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 11 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त का एक तरीका क्या है। तो विदेशी पुरुष से विवाह करने पर आपको जो है वो भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो आप इसे याद रखेंगे कि देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका क्या है, कि विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। अगला है, नागरिकता के लोप होने का एक नियम क्या है। तो नागरिकता के लोप होने का एक नियम है देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। तो आप इसे याद रखेंगे कि अगर आपके ऊपर देशद्रोह का इल्ज़ाम है या फिर आरोप है तो आपसे नागरिकता वहाँ की छीन ली जाएगी। अगर आप इंडिया के हैं और आपने देशद्रोह किया है तो इंडिया से आपकी नागरिकता जो है वो हटा दी जाएगी, आपको ऐसा नहीं माना जाएगा कि आप इंडियन हो। अगला है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय के विस्तार में चर्चा कहाँ की गई है। तो ये किया गया है 1955 के नागरिकता कानून में। तो आप इसे याद रखेंगे कि नागरिकता प्राप्त करने व खोने की विशेष में विस्तार से चर्चा की गई है कहाँ, 1955 के नागरिकता कानून में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो 7 वर्ष अगर आप इंडिया से बाहर हैं तो आपकी नागरिकता जो है वो समाप्त कर दी जाएगी। तो आप इसे याद रखेंगे कि कितने वर्ष बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त की जाती है, तो 7 वर्ष। अगला है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है। जो भारत में एकल नागरिकता ली गई है तो ये इंग्लैंड से लिया गया है, क्योंकि इंग्लैंड में भी एकल नागरिकता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि एकल नागरिकता भारत में जो है वो कहाँ ने अपनाई, तो इंग्लैंड से अपनाया था एकल नागरिकता। अगला है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया जाता है। तो ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे आप 2 नागरिकता के साथ भी रह सकते हैं, तो ये अमेरिका हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि आप अमेरिका में 2 नागरिकता लेके भी रह सकते हैं। जैसे कि आप एक बार अमेरिका का नागरिकता बन जाइए या फिर वहाँ की नागरिकता ले लीजिए और दूसरा फिर किसी और कंट्री की नागरिकता भी ले सकते हैं। तो ये वहाँ पे जो है वो लीगल माना जाता है, पर अपने इंडिया में ऐसा नहीं माना जाता, ये इलीगल है। आपको दूसरी नागरिकता जो है वो नहीं दी जा सकती और आप ले भी नहीं सकते। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। तो ये संसद हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन सी शर्तें निर्धारित करने के लिए ऐसा कौन बनाया गया है, तो ये संसद बनाया गया है कि किन किन शर्तों पर आप नागरिकता ले सकते हैं। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है और एसएससी ने अपने प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछ रखा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकेबलरी की बुक काफ़ी यूजफुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई बुक है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज करेंगे तो ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी यूजफुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो है, सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएंगे और इसमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं। तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्जाम्स में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे। जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूजफुल बुक है जो आपकी एसएससी एग्जाम्स में इंग्लिश वोकेबलरी वाले जो पोर्शन है उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। 1963 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक अलग राज्य बनकर उभरता था। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। तो आप इसे याद रखेंगे कि 1963 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो एक अलग राज्य बन के उभरा, तो ये नागालैंड हो जाएगा। और नागालैंड की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। तो आप इसे याद रखेंगे कि नागालैंड की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, नागालैंड राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो नागालैंड राज्य दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी। तो आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि नागालैंड राज्य दिवस जो है वो किस दिन मनाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में राष्ट्रपति निम्न में से किस एक के अलावा सभी अच्छी केंद्र शासित प्रदेशों की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो कौन से केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर बाकी सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अच्छी शांति,
प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो दिया है वो चंडीगढ़ हो जाएगा, और चंडीगढ़ के साथ जो दिल्ली है वहाँ भी राष्ट्रपति जो है वो अपने नियम के अनुसार चीज़ें नहीं कर सकते। तो आप याद रखेंगे कि चंडीगढ़ और जो दिल्ली है ये छोड़कर बाकी जो अन्य केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पे राष्ट्रपति अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सिक्किम अपना राज्यत्व या फिर राज्यपद कब मनाता है? तो सिक्किम मनाता है ऑप्शन नंबर डी 16 मई को। तो आप इसे याद रखेंगे कि सिक्किम अपना राज्यत्व या राज्यपद कब मनाता है? तो 16 मई को मनाता है, क्योंकि सिक्किम की जो है स्थापना 16 मई को किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, वर्ष 1960 में महाराष्ट्र और डैश का गठन करके बम्बई राज्य का भाषाई आधार पर विभाजन कर दिया गया था। तो किस राज्य का? गुजरात का। तो आप इसे याद रखेंगे कि 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का गठन करके बम्बई राज्य का भाषाई जो आधार पर विभाजन कर दिया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना? तो ऑप्शन नंबर बी 2014 की बात हो रही है ये। तो आप इसे याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद जो तेलंगाना है वो जो है 2014 में 29वां राज्य बन गया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि 2 जून 2014 को तेलंगाना क्षेत्र 29वां राज्य का दर्जा जो है उसे मिला था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत की केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की? तो ऑप्शन नंबर सी 1953 में किया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत की केंद्र सरकार ने किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? तो 1953 में किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, वर्ष 2000 में निम्न में किस राज्य का गठन नहीं हुआ? तो 2000 में किसका गठन नहीं हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना का नहीं हुआ था, क्योंकि तेलंगाना का गठन हुआ था 2014 में। तो आप इसे याद रखेंगे। और बाकी जो झारखंड है उनका 2000 में हुआ था, उत्तराखंड का भी 2000 में, और छत्तीसगढ़ का भी 2000 में हुआ था। तो आप इसे याद रखें कि 2000 में ये 3 राज्यों का गठन हुआ, और तेलंगाना जो है वो इसका गठन 2000 में नहीं हुआ, इसका गठन हुआ था 2014 में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, झारखंड को किस वर्ष में भारत का एक अलग राज्य बनाया गया? तो ये कब बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर बी 2000 में बनाया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि झारखंड को किस वर्ष में भारत का एक अलग राज्य बनाया गया? तो सन 2000 में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में भाषाई आधार पर पहला राज्य कब स्थापित हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी 1953 में स्थापित हुआ था। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत में भाषाई आधार पर पहला राज्य कब बना? तो 1953 में बना था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है? तो ये कौन सा भाग बताता है? तो भाग पहला बताता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ये भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है? तो भाग पहला हो जाएगा। अगला है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा डैश के अंतर्गत राज्य बनाए गए। तो ये कौन से अंतर्गत राज्य बनाए गए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के अंतर्गत। तो आप इसे याद रखेंगे कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा जो है वो उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम जो 1971 में आया था उसके अंतर्गत ये राज्य बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 3। इसमें आप एक नया राज्य बना सकते हैं और उसका नाम परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 3 जो है ये सब कहता है। अगला क्वेश्चन आता है, हैदराबाद रियासत को डैश में भारतीय संघ में मिलाया गया। तो इसे कब मिलाया गया था? 1948 को मिलाया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि हैदराबाद रियासत को 1948 में भारतीय संघ में मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वो कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना? तो ऑप्शन नंबर सी दादर नगर हवेली ये थी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के संविधान में निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित है भाग 2। तो जैसे कि आप इसमें नीचे आंसर में देख सकते हैं कि भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है, भाग 6 जो है वो संबंधित है राज्य से, और भाग 8 संबंधित है संघ राज्य क्षेत्रों से, और भाग 12 जो संबंधित है वो वित्त, संपत्ति, संविदाय और वाद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2 ये जो है ये नागरिकता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसे स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली हो? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है भारत का ऐसे ही नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता अगर उसने विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली हो। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया है? तो अनुच्छेद 11। तो अनुच्छेद 11 जो है अनुच्छेद 11 ये बताता है कि संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का पूरा अधिकार है।
अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? तो एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? जो भारतीय नागरिकता है वो किसके द्वारा दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारतीय नागरिकता जो है, अगर आमतौर पर कोई अन्य व्यक्ति भारत की नागरिकता लेगा तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादातर एग्जाम्स में जो है वो पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आता है हमारा, किस वर्ष कर्नाटक राज्य का एकीकरण किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 1956 में ये किया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि कर्नाटक राज्य का एकीकरण किया गया था 1956 में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद इंडिया को भारत के रूप में वर्णित करता है? तो अनुच्छेद 1 कहता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि कौन सा अनुच्छेद इंडिया को भारत के रूप में वर्णित करता है? तो अनुच्छेद 1। अगला है, भारत के किस तरह के संघवाद को देखा जाता है? भारत में जो है वो किस तरह का संघवाद है? एकजुट संघवाद है। तो आप इसे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में एकजुट संघवाद है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन नए राज्य और संघ में शामिल करता है? तो ऐसा कौन सा है जो राज्य को संघ में शामिल कर सकता है? तो ये संसद है। तो आप इसे याद रखेंगे कि इसमें से कौन नए राज्य को संघ में शामिल करता है? तो ये संसद हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू किया गया? तो आप इसे याद रखेंगे 1949 में ये किया गया था। तो आपने याद रखा कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान जो है वो कब लागू किया गया था? तो 1949 में किया गया था, 1949 में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में नए राज्यों का निर्माण किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? तो साधारण बहुमत से किया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत में जो नए राज्यों का निर्माण होता है वो कब संपन्न होता है? जब साधारण बहुमत आपको मिल जाए, मतलब संसद को साधारण बहुमत मिल जाए तो वो एक नए राज्य का निर्माण भी कर सकती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो भारतीय संघ में जो नए राज्य बनाने की स्वीकृति देता है वो भारत की संसद देती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत की संसद जो है वो जो नए राज्य बनाने की स्वीकृति देती है। संसद का मतलब होता है दोस्तों राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों से मिलकर संसद बनता है। जो यहाँ पे ज़्यादातर लोग जिस चीज़ के लिए हाँ कहेंगे वही चीज़ें जो है वो होती हैं। जैसे कि मान लीजिए पूरे संसद में 100 लोग हैं, अगर 100 लोगों में से 51 लोगों ने कहा कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए तो संसद के द्वारा वो चीज़ हो जाएगी। अगर जो 49 लोग हैं वो मना करते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो है मेजॉरिटी देखी जाती है। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया? तो ये 1956 में किया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया? तो 1956 में किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से किस वर्ष संसदीय अधिनियम द्वारा लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी का नाम बदलकर लक्षद्वीप किया गया? ये कब किया गया था? तो 1973 में किया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी का नाम बदलकर लक्षद्वीप किया गया कब? 1973 में किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को नागरिकता का अधिकार प्रदान किया जाता है जो पाकिस्तान से प्रवास करके भारत आए हों? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 6 कहता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि किस अनुच्छेद के तहत यह नागरिक को नागरिकता का अधिकार प्रदान करता है जो पाकिस्तान से प्रवास करके भारत आए हों? तो अनुच्छेद 6 करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा बनाया गया था। तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए थे। तो आप इसे याद रखें, ऑप्शन नंबर से आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए थे राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सिक्किम को राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया? तो 1975 में दिया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सिक्किम को एक राज्य का दर्जा दिया था 1975 में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से वर्ग के नागरिक को जो कि निर्धारित उम्र के है और एक मतदाता के तौर पर पंजीकृत किया जा सकता है? तो अप्रवासी नागरिक। तो आप इसे याद रखेंगे कि कौन से वर्ग के नागरिक को जो निर्धारित उम्र के हैं और एक मतदाता के तौर पर पंजीकृत किए गए हैं? तो अप्रवासी नागरिक। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 11। तो आप इसे याद रखेंगे कि संसद के पास नागरिकता के संबंध में अधिकार बनाने के जो है वो शक्ति देता है कौन? अनुच्छेद 11। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, राज्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण तत्व नहीं है? तो ये प्रशासन हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि राज्य के लिए कौन सा एक महत्वपूर्ण तत्व नहीं है? तो प्रशासन जो है वो एक महत्वपूर्ण तत्व नहीं है। अगला है, भारत की नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त हो सकती है? तो 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत की नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त हो सकती है? तो 3 प्रकार से। और भारत को नागरिकता कितने प्रकार से मिल सकती है? तो वो 5 प्रकार से हो सकती है। अगला है, कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है। तो आप इसे याद रखेंगे कि कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता नहीं लेगा जब तक वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है।
अगला है नए राज्य बनाना, उसके नाम और सीमाओं में परिवर्तन करना, यह शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास है। तो आप इसे याद रखेंगे कि संसद के पास है शक्ति है जो कि नए राज्य बना सकती है, उसकी सीमाओं में फेरबदल कर सकती है। तो ये किसके पास है? तो संसद के पास ऐसी शक्ति है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत की नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? तो ये 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है। और समाप्त कितने तरीकों से की जा सकती है? जो ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने देखा, तो ये 3 तरह से समाप्त की जा सकती है और 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला है भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो ये गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारतीय नागरिकता जो है वो गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ये आंध्र प्रदेश था। तो आप इसे याद रखेंगे कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अनुच्छेद 239 का और 240 में संशोधन के बाद बनाया गया? तो ये कौन सा राज्य था? तो ये अरुणाचल प्रदेश था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे कि ये ऐसा कौन सा राज्य जो अनुच्छेद 239 का और 240 के संशोधन के बाद बनाया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश था। अगला है, नागरिकता प्रदान करने की शर्त का फैसला निम्न में से कौन सी संस्था लेती है? तो ये संसद लेती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए किस तरह की शर्त होनी चाहिए, ये फैसला कौन लेता है? तो ये संसद का फैसला होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से किस समिति ने पंजाब पुनर्गठन एक्ट के बाद पंजाब और हरियाणा को राज्य बनाने की सिफारिश दी? तो ये कौन सा था? शाह आयोग था। तो आप इसे याद रखेंगे कि शाह आयोग ने पंजाब पुनर्गठन एक्ट के बाद पंजाब और हरियाणा को राज्य बनाने की सिफारिश दिया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था नागरिकता अर्जन के लिए शर्त निर्धारित करती है? तो ये संसद हो जाएगा। तो जैसा आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा, यही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि नागरिकता पाने के लिए कौन की शर्त होनी चाहिए, ये कौन निर्धारित करेगा? तो ये संसद जो है वो निर्धारित करेगी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कब राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के बाद राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? तो 1956 में किया गया था। तो आप ये ईयर याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर है। तो 1956 जो है वो राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के बाद ही राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय नागरिकता निम्न में से किन विधियों के द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरे के द्वारा। तो जन्म के द्वारा, अनुवांशिक और पंजीकरण के द्वारा। अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप नागरिक हो सकते हैं। अनुवांशिक तौर पे मतलब आपके माता पिता भारतीय हैं तो आप भी भारतीय होंगे। और पंजीकरण के द्वारा कि आप रजिस्टर करके भी आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, आज का लास्ट क्वेश्चन है, संविधान में भारत को निम्न में से किस रूप में दर्शाया गया है? तो यह एक संघ राज्य है। तो आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत एक संघ राज्य है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हमने आपको बताया कि इसमें संघ, राज्य, क्षेत्र और नागरिकता के संबंध में किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो एसएससी में पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही यूजफुल वीडियो को लेकर आता रहता हूँ जो आपकी एग्जाम टाइम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।